नमस्कार। हमारे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर मास कैसे डिटरमाइन होता है, टेम्परेचर के कितने यूनिट्स होते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है और एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। केमिकल कॉम्बिनेशंस कैसे होता है उसके लिए बेसिकली 5 लॉज है। लॉ नंबर वन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा लॉ है गैल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और पांचवा लॉ है एवोगैड्रो लॉ। तो उसमें से हम पहला सीखने वाले हैं अभी, उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत साल पहले इन द ईयर 1789 एंटोनी लेवोइजर पुट फॉरवर्डेड दिस लॉ। एंटोनी लेवोइजर ने सबसे पहले ये लॉ दिया। उसने क्या किया, उसने बहुत सारे फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस का स्टडी किया। उसने बेसिकली स्टडी किया कंबस्टन रिएक्शंस का, और कंबस्टन रिएक्शन से वो एक कंक्लूजन पे आए। वो कंक्लूजन ऐसा था कि मैटर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डेस्ट्रॉयड। मैटर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डेस्ट्रॉयड। हम इसको रटेंगे नहीं, हम देख लेते हैं कि एक्चुअली होता है कि नहीं। सपोज एक रिएक्शन है, कार्बन का कंबस्टन रिएक्शन लेते हैं, सी सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, आपने पहले पढ़ लिया, 12 ग्राम होता है। O2 का कितना होता है, 32 ग्राम। जो CO2 बनता है 12 प्लस 32 यानी कितना हुआ, 44 ग्राम। सो द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज एक्जैक्टली इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द product. So you can say that matter neither can be created nor can be destroyed. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, पहले हमने लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन का पहला लॉ पढ़ा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला लॉ जो हमने पढ़ा वो क्या था, वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी हम दूसरा पढ़ने वाले हैं, इसका नाम क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अभी ये लॉ ये क्या कहता है, ये लॉ, और ये किसने लॉ दिया, ये लॉ दिया था जोसेफ प्राउस्ट करके एक साइंटिस्ट थे इसने। अभी जोसेफ प्राउस्ट ने क्या स्टडी किया, उसने क्यूप्रिक कार्बोनेट का स्टडी किया। क्यूप्रिक कार्बोनेट, बच्चों याद रखना, Cu+1 को क्यूप्रस कहा जाता है, Cu+2 को क्यूप्रिक कहा जाता है, और क्यूप्रिक कार्बोनेट यानी कि Cu+2 है और CO3-2 है, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हुआ, CuCO3। उसने स्टडी किसका किया था, क्यूप्रिक कार्बोनेट का। उसने 2 सैंपल लिए, एक सैंपल नेचुरल अकरिंग क्यूप्रिक कार्बोनेट का था और दूसरा सैंपल सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड क्यूप्रिक कार्बोनेट का था। और उसने उसके अंदर सबका कॉपर का, कार्बन का, ऑक्सीजन का परसेंटेज मेजर किया। तो उसको ये चीज मिली, सब उस CuCO3 का क्यूप्रिक कार्बोनेट का के अंदर नेचुरल सैंपल में अगर कॉपर का परसेंटेज 51.35 है तो सेम का सेम परसेंटेज सिंथेटिक सैंपल में भी मिला। नेचुरल सैंपल में अगर कार्बन का परसेंटेज 9.74 है तो सिंथेटिक सैंपल में भी उतना ही मिला, 9.74 ही मिला। और नेचुरल सैंपल में अगर 38.91% ऑक्सीजन है तो सेम टू सेम परसेंटेज सिंथेटिक सैंपल यानी कि उसने बनाया हुआ क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया था उसके अंदर भी सेम का सेम मिला। तो उसके ऊपर उसने लॉ क्या दिया, ये लॉ इसने दिया कि अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ द एलिमेंट्स बाय वेट। अब इसको एक और एग्जांपल से हम वेरीफाई करते हैं। मान लो कि ये लॉ ये भी कहना चाहता है कि मान लो कि हम एग्जांपल दें पानी का, तो पानी का फॉर्मूला क्या, आपको सबको मालूम है पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। पानी के अंदर जो मास रेशियो है, ये मास रेशियो क्या होगा, H का एटॉमिक मास 1 होता है तो 2:16, 2H का 2, तो ये एक्चुअल रेशियो क्या हुआ 1:8। अब ये पानी आप यूएस का लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा आएगा, और वेस्ट इंडीज का लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन कम आएगा, या नदी का लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा आएगा, समंदर का लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन कम आएगा। ऐसा नहीं होता है, ये सोर्स के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं करता है।
ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि भाई जो कंपाउंड है उसमें एलिमेंट्स का जो मास रेशियो होता है वो फिक्स होता है, वो उसके सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए वापस हम कंक्लूड कर देते हैं, गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट, a given compound always contains exactly the same proportion of the elements by weight। अलग अलग सैंपल लेके उसने परसेंटेज, आप पानी का भी लेंगे तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है, पानी के अंदर इन H2O ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होगा, ये ऑक्सीजन का परसेंटेज आपका 88.88% आएगा। सिमिलरली परसेंटेज जो H आएगा वो 11.11% आएगा। वो आप नदी का पानी लो, समुद्र का पानी लो या कोई कंट्री का लो, कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने दो लॉ देखा केमिकल कॉम्बिनेशन का। पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। अभी हम पढ़ने वाले हैं तीसरा लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। किसने दिया लॉ? ये लॉ दिया था डाल्टन ने। क्या था ये लॉ? इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, अगर दो एलिमेंट कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो, वापस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, इफ टू एलिमेंट्स can combine to form more than one compound, the masses of the one element that combine with a fixed mass of the other element, एक एलिमेंट का फिक्स मास लेना है और दूसरे एलिमेंट का कंबाइंड मास लेना है, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। अब ये लॉ आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, लॉ समझने के लिए हमको एग्जांपल लेना पड़ेगा। मान लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर पानी यानी कि H2O भी बन सकता है और H2O2 भी बन सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सपोज H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2। तो यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन का रिएक्शन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ हो रहा है और 18 ग्राम वाटर बन रहा है। सिमिलरली H2 प्लस O2 गिव्स H2O2। यहाँ पे पानी बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रहा है और कितना ग्राम बन रहा है? 34 ग्राम क्या बन रहा है? H2O2 बन रहा है। अभी जरा चेक करते हैं। मान लो कि यहाँ पे H2 फिक्स है, तो फिक्स मास किसका है? हाइड्रोजन का है। फिक्स मास किसका है? हाइड्रोजन का। कितना ग्राम है? 2 ग्राम है। तो द मासेस ऑफ द ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन का केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ, यहाँ पे 2 ग्राम H2 के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हुआ। सो द मासेस ऑफ द ऑक्सीजन विच कंबाइन विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन। कितना मास हाइड्रोजन का फिक्स है? 2 ग्राम। तो फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन कितना लिया? 2 ग्राम। तो कंबाइनिंग मास क्या हुआ? O2 का 16:2 क्या आएगा? 32 आया। 16:32 यानी कितना आया? 1:2 आया। इसलिए हम लॉ में क्या बोला? इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, अगर दो एलिमेंट इकट्ठा होकर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो एक एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन होने वाला दूसरा एलिमेंट का जो मास होता है वो सिंपल होल नंबर में होता है। Physically, the masses of the one element that combine with a fixed mass of the other elements are in the ratio of small whole numbers. Thank you. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में अभी तक हमने 3 लॉज देखे, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। अभी इसका चौथा लॉ है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। क्या ये लॉ? किसने ये लॉ दिया? ये लॉ दिया था गैल्यूसेट करके एक साइंटिस्ट ने। इसने क्या बोला कि जब गैस सिमिलर कंडीशंस पे या तो कंबाइन होंगे या तो प्रोड्यूस होंगे तो वो एक होल रेशियो में होंगे। इसलिए इसके लॉ को लॉ ऑफ
डेफिनेट वॉल्यूम प्रपोर्शन भी कहा जाता है। क्या देखो, अंडर द सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड, सिमिलर कंडीशंस पे और टेम्परेचर पे या तो गैस कंबाइन होंगे या तो वो प्रोड्यूस होंगे इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। ये इस तरीके से ही कंबाइन होंगे या तो इस तरीके से प्रोड्यूस होंगे कि वो एक होल रेशियो में रहे। फॉर एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो गैस कंबाइन होके वाटर बनाते हैं। तो अगर आपने हाइड्रोजन का 100 ml लिया है तो ऑक्सीजन कितना ml चाहिए? 50 ml चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है फॉर्मूला H2 प्लस हाफ O2 यूज क्या होता है? H2O होता है। H2 प्लस आपको ये मालूम है इक्वेशन की इक्वेशन क्या होता है कि भाई H2 प्लस हाफ O2 यूज क्या होता है? H2O। तो अगर 100 ml हाइड्रोजन 50 ml ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है तो 100 ml वाटर बनता है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कंबाइंड हुए उनका वॉल्यूम रेशियो क्या आएगा? 100:50 आएगा। यानी कि ये कितना आया? 2:1 आया। हम एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो कि भाई N2 प्लस 3H2 गिव्स क्या होता है? 2NH3 होता है। ये हम ले रहे हैं एग्जांपल नंबर 2। तो अगर ये आपने 100 ml लिया है तो ये कितना लेना पड़ेगा? ये अगर आपने 100 ml लिया है तो ये 300 ml लेना पड़ेगा। और ये कितना ml बनेगा? 200 ml बनेगा। तो जैसे कि आपको मालूम है कि ये N2 और H2 का रेशियो क्या आया? 100:300 आया। यानी क्या आया? ये 1:3 आया। और अगर हम एमोनिया का भी ले सकते हैं ऐसे ही कि भाई 100:200 तो 1:2। थैंक यू। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का हमारा 5वां और आखिरी लॉ है, इसका नाम है एवोगैड्रोस लॉ। अभी एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था, उसने क्या बोला कि भाई आप 1 लीटर H2 लेंगे या 1 लीटर N2 लेंगे या 1 लीटर क्लोरीन लेंगे, सिमिलर कंडीशंस पे और टेम्परेचर के अंदर उसके अंदर सेम मॉलिक्यूल होंगे। ये लॉ समझाने के लिए उसने ये लॉ का स्टेटमेंट ऐसा था, इसके लॉ का इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इक्वल नंबर ऑफ क्या आएगा? मॉलिक्यूल्स। जैसा कि आपको मालूम है कि वाटर की वेपर कैसे बनती है। व्हेन 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन is combined with 1 volume O2, then 2 volume water vapor is produced. Is a formula 2H2 gas plus O2 gas gives 2H2O gas. अभी 2H2 का मतलब 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का रिएक्शन जब 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ होगा तो 2 वॉल्यूम वाटर की वेपर बनेगी। अभी इसको फिगर समझते हैं। 2 वॉल्यूम H2 का मतलब 1 वॉल्यूम प्लस 1 वॉल्यूम, मतलब टोटल 2 वॉल्यूम हो गया। 1 वॉल्यूम H2 प्लस 1 वॉल्यूम H2 मतलब टोटल 2 वॉल्यूम H2 हो गया, प्लस 1 वॉल्यूम O2। ये 1 वॉल्यूम O2 हो गया। और ये कितना वॉल्यूम H2O है? 2 वॉल्यूम H2O है। अगर ध्यान से देखो इस फिगर में आपको H2 के कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं? आपको 1 2 3 4 5। एक वॉल्यूम H2 में कितने मॉलिक्यूल है? 5 मॉलिक्यूल है। सिमिलरली इसमें भी 1 2 3 4 5 है। मतलब एक वॉल्यूम ये है, एक वॉल्यूम ये है, एक वॉल्यूम ये है। तो इसके अंदर अगर H2 के 5 मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर भी H2 के 5 मॉलिक्यूल है और इसके अंदर भी O2 के कितने मॉलिक्यूल है? 5 मॉलिक्यूल है। आपको दिख सकता है क्लियर? तो कितना वॉल्यूम H2 बन रहा है? 2 वॉल्यूम। अभी एक वॉल्यूम में अगर 5 मॉलिक्यूल है तो 2 वॉल्यूम में कितना होना चाहिए?
10 मॉलिक्यूल होना चाहिए। यू कैन सी इजीली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो एक वॉल्यूम H2 में अगर 5 मॉलिक्यूल है तो दूसरे वन वॉल्यूम H2 में भी अगर 5 मॉलिक्यूल होंगे, सिमिलरली वन वॉल्यूम O2 में भी 5 मॉलिक्यूल होंगे। लेकिन दो वॉल्यूम H2O बनेगा, H2O की वेपर बनेगी, तो एक वॉल्यूम में 5 मॉलिक्यूल, तो दो वॉल्यूम में कितने होंगे? 10 मॉलिक्यूल होंगे। थैंक यू।